हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत आने वाले अध्याय 3 की, जिसमें स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य रिलेटेड फैक्ट्रीज़ के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं और क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए स्वास्थ्य को लेकर, क्या सफाई होनी चाहिए, ये सारी बातें जो हैं इसमें दी गई हैं। तो हम एक एक करके उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के तहत बनाई गई जो स्वास्थ्य की गाइडलाइंस हैं, सफाई और जो कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और ये सारी स्वास्थ्य संबंधी और सफाई संबंधी चीज़ें हैं, वो क्या हैं। हर कारखाना साफ और किसी नाली, शौचालय या किसी अन्य न्यूसेंस से पैदा होने वाली दुर्गंध से मुक्त रखा जाएगा और विशिष्टतया काम करने के कमरों के फर्शों और बेंचों के तथा सीढ़ियों और रास्तों के कूड़े और कचरे के ढेर को प्रतिदिन झाड़ू लगाकर या किसी अन्य कारगर तरीके से हटाया जाएगा और उपयुक्त रीति से व्ययनित किया जाएगा। देखिए, आईटीआई अनुदेशक की जो वैकेंसी है उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपका एक कॉमन पेपर हो और उस कॉमन पेपर के तहत जो आपका सिलेबस होगा वो जो 15 और 16 में जो वैकेंसी आई थी अनुदेशक की, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो सिलेबस होगा वो एज इट इज़ वही सिलेबस होगा। तो कॉमन पेपर कराने के लिए जो सिलेबस है उसके अंतर्गत आपका फैक्ट्री एक्ट वगैरह दिए गए हैं। तो उनसे जो ऑप्शनल क्वेश्चन जो बनेंगे वो अभी थोड़ा मैं आपको इजी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो चीज़ें समझने में कि आखिरकार ये फैक्ट्रीज एक्ट और ये श्रम कानून है, ये सब क्यों बनाए गए हैं और हमारे लिए और हमारे जो ट्रेनीज़ आते हैं या इन फ्यूचर हम जो पढ़ाएंगे ट्रेनीज़ को, वो किस प्रकार से उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। क्योंकि ये जो एक्ट हैं आपको एज ए इंस्ट्रक्टर बनने के बाद ही आपके लिए बेनिफिट होंगे, बेनिफिशियल होंगे, और जो उससे रिलेटेड आप अगर वर्क करते हैं तब बेनिफिशियल हैं। अदरवाइज़ आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही कभी आपके यूज़ के होंगे। तो इसीलिए पहले हम शुरुआत जो है सिंपल टॉपिक्स से करेंगे ताकि अभी हमारे पास जो टाइम है तो उस टाइम में हम सिंपल चीज़ें सीख कर आगे ग्रो कर सकें। इसके बाद हम थोड़ा डीप में जाना शुरू करेंगे और चीज़ें डीप में सीखेंगे ताकि एग्ज़ाम टाइम पर हमें वो चीज़ें एकदम क्लियर कट शीशे की तरह साफ हो जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। काम करने के ये खा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। काम करने के प्रत्येक कमरे के फर्श को धोकर जहां आवश्यक हो विसंक्रामक या उसे विसंक्रामक का मतलब है कि उसे न्यूट्रलाइज, जो हमारी डेटॉल वगैरह ये सब कुछ होते हैं या फिनाइल वगैरह, ये विसंक्रामक का काम करते हैं, का प्रयोग करके अथवा किसी अन्य कारगर तरीके से प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार सफाई कराएं। जहां किसी फर्श के किसी विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान इतना गीला हो जाने की संभावना है उसमें से जल निकाला जा सकता है, वहां जल निकास के प्रभावपूर्ण साधनों की व्यवस्था कराएं। कमरों के भीतरी दीवारें और विभाजक व छतों के ऊपरी हिस्से तथा रास्तों या सीढ़ियों की सब दीवारें, पार्श्व और ऊपरी हिस्से जहां उनमें रंग यानी कि पेंटिंग वगैरह की गई हो, वहां 5 वर्ष की प्रत्येक काल अवधि में कम से कम एक बार उसमें पुनः पेंटिंग कराएं। जहां उनमें धुलने योग्य जल रंग से जहां पे धुलने की व्यवस्था है उन दीवारों को, वहां 3 वर्ष के अंतर्गत कम से कम एक बार उनमें धुलवाने के बाद या पुनः उन्हें कलर कराएं। और 6 महीने में, हर 6 महीने में उनकी सफाई होनी चाहिए। जहाँ की दीवारें चिकनी हैं या जैसे हम ऑयल लगाने के बाद जैसे बालों में हम जो ऑयल लगाते हैं दीवारों पर और टिक के बैठ जाते हैं तो दीवारें थोड़ी चिकनी हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, तो उन्हें हर 14 मास की अवधि में
उन्हें साफ कराएं और उनकी जो है पेंटिंग कराएं। किसी भी अन्य दशा में उनमें सफ़ेदी या रंग किया जाएगा और वह सफ़ेदी और रंग 14 मास की अवधि में कम से कम एक बार किया जाएगा। ये देखिए, इनसे जो ऑप्शनल बनेंगे, तो इनसे ऑप्शनल कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे कि मान लीजिए उसमें आपने उसने पूछा कि अगर कोई दीवार चिकनी हो गई है, अब चिकनी से रिलेटेड या तो वो ऑयल वर्क के थ्रू चिकनी हो जाएगी, या आपके जो सिर से ऑयल है उससे हो जाएगी, या आप जैसे उस दीवार से टिक कर बैठते हैं तो उसकी रब होने की वजह से, कपड़ों की रब होने की वजह से वहाँ चिकनी हो जाएगी। तो ये जो आपका ऑप्शनल बनेगा कि अगर दीवार चिकनी है तो हमें उसे कितने माह में तैयार या फिर बदल देना या सफाई करा देना चाहिए। 15 मास, 14 मास, 6 महीना या 1 साल। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 मास की अवधि में। तो इस प्रकार के आपके जो है ऑप्शनल बनेंगे। सभी दरवाजों, खिड़कियों, चौखटों या लकड़ी के धातु को अन्य ढांचों या शटर पर रंग रोगन किया जाएगा। रंग रोगन 5 वर्ष की काल अवधि में कम से कम एक बार किया जाएगा। दरवाजों, खिड़कियों और चौखटों और लकड़ी की धातु के अन्य ढांचों, इनके लिए जो कलर होगा वो कम से कम एक बार 5 साल में किया जाएगा। वे तारीख हैं जिनको खंडगाह में अपेक्षित प्रक्रिया की जाएगी वह रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी। यानी जिस तारीख को आप उस वस्तु पर या उस जगह पर काम कराएंगे, उस जगह को आप रजिस्टर में नोट करेंगे। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जाते समय जब आप वाटर की टैंक या फिर आपके आसपास जहाँ भी पानी की सप्लाई की टंकी होती है, बड़ी वाली, जो आपकी नगर पालिका वगैरह आपके घरों तक जो सप्लाई पानी पहुंचाती है, उस टंकी में सफाई होने के बाद उस पर एक डेट लिख दी जाती है। साथ ही साथ वो डेट वो रजिस्टर में भी नगर पालिका के उसमें ऐड होती है, जिससे कि उन्हें पता चलता रहे कि हमने इस डेट में सफाई कराई थी और अगली डेट इस सन में या इतनी तारीख को होगी। तो इसमें यही पॉइंट में यही दिया गया है। यदि किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों या किसी कारखाने अन्य वर्ग प्रकार के कारखानों में की जाने वाली संक्रियाओं को देखते हुए अदृश्यता के लिए उपधार एक के साथ किसी उपबंध या अनुपालन करना संभव नहीं है, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे कारखानों या ऐसे वर्ग या प्रकार के कारखानों को उस उपधार के सभी उपबंध से छूट दे सकेगी और कारखाने को साफ अवस्था में रखने के लिए अन्य तरीके भी निर्दिष्ट कर सकेगी। अब देखिए, भारतीय चिकित्सा अधिनियम परिषद 1956, 1976 के अधिनियम संख्या 94 की धारा 8, रंग के स्थान पर प्रतिस्थापित। 1 2 3 4 आप ये देख रहे होंगे। तो देखिए, जहाँ पर ये पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, या जी देखिए 3 पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये 3 और ये 2, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो इस अधिनियम के इस धारा के अंतर्गत आते हैं। आगे की हम कचरे की अगर बात करें, कचरे और बहिस्राव का वयन। प्रत्येक कारखाने में विनिर्माण की प्रक्रिया के चलाए जाने से निकलने वाले कचरे और बहिस्राव के विक्रिया के लिए, जिससे कि वे हानिकारक ना रह जाएं और उनके व्यय के लिए कारगर इंतजाम किए जाएं। यानी कि जो कारखानों में जो निर्माण प्रक्रिया चल रही है, तो निर्माण के दौरान और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो वेस्ट मटेरियल निकलेंगे, उनकी सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से उनका इंतजाम करके उनको बाहर किया जाए, जिससे कि वो बाहर के माहौल के लिए हानिकारक ना हो। राज्य सरकार उपधारा 1 के अधीन की जाने वाली इंतजाम बेहद करने वाले या अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेंगी। इस पर जो है कचरे और इस पर जो वेस्ट मटेरियल है, इस पर राज्य सरकार अधिनियम बनाती है। इंतजाम ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होंगे जो विहित किया जाए, और इनके लिए बाकायदा एक प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो इन सब चीज़ों की निगरानी करेगा। संवाद और तापमान। प्रत्येक काम करने के कमरे में निम्नलिखित को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए प्रत्येक कारखाने को प्रभावपूर्ण और यथोचित व्यवस्था की जाएगी। देखिए, इसमें कुछ शब्द आपको जो है वो भ्रमित कर सकते हैं।
और आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा नए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन सारे शब्दों का सिंपल अर्थ बता सकूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए अभी नई हैं, तो आपको 1-2 बार में समझ में नहीं आएँगी, लेकिन जैसे-जैसे आप इस पर ध्यान देंगे, ये आपके माइंडसेट हो जाएँगी। तो अब जैसे ये संवातन और तापमान यानी कूलिंग और टेम्परेचरिंग की जो स्थिति है, वो किसी कारखाने में कैसे होना चाहिए, तो इसके लिए इसमें कुछ नियम बताए गए हैं। प्रत्येक काम करने के कमरे में निम्नलिखित को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए प्रत्येक कारखाने में प्रभावपूर्ण और यथोचित व्यवस्था की जाएगी। स्वच्छ वायु के परिसंचरण के लिए पर्याप्त संवातन यानी कि वेंटिलेशन की सुविधा, स्वच्छ वायु जिससे कारखाने में आराम से आ जा सके या काम करने वाली जगह में आराम से आ जा सके। ऐसे तापमान जिसमें कर्मचारियों की वहाँ युक्ति-युक्त सुखद दशा सुनिश्चित हो जाए और स्वास्थ्य को क्षति का निवारण हो जाए, यानी कि जिससे उन्हें इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम ना हो और उनकी समस्याओं का भी समाधान हो जाए। दीवारें और छतें ऐसी सामग्री की होंगी, इस प्रकार बनाई हुई होंगी कि तापमान बढ़ेगा नहीं, किंतु यथासाध्य निम्न रहेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि दीवारें और छतें ऐसी सामग्री की बनी हों कि जिससे कि जो तापमान है वो डिक्रीज़ रहे और साथ ही ठंडा माहौल रहे। जहाँ कारखाने में किया जाने वाला काम इस प्रकार का है कि उसमें अत्यधिक तापमान अंतर्वलित है या अंतर्वलित होना संभावना है, यानी कि अगर किसी कारखाने में इस प्रकार का काम चल रहा है कि वहाँ तापमान बढ़ सकता है या तापमान बढ़ने की संभावना भी है, तो वहाँ कर्मचारियों को उससे बचने के लिए उस प्रक्रिया को जो ऐसे तापमान उत्पन्न कर रही है, काम करने से के कमरे के पृथक करके उष्ण भागों का रोधन करके, यानी कि जहाँ पे जिस चीज़ से काम हो रहा है और जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकती है या जो टेम्परेचर पर काम होता है, वो टेम्परेचर की मशीन का जो है वो रोधन यानी इंसुलेशन करके उसके अन्य कारगर तरीकों को यथासाध्य उपाय किए जाएंगे। यानी कि उस मशीन का या उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हम प्रॉपर इंसुलेशन करके उस टेम्परेचर को कम करेंगे। राज्य सरकार किसी कारखाने या किसी वर्ग या किसी प्रकार के कारखानों या उसके भागों के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन और युक्ति-युक्त तापमान का मान विहित कर सकेगी और निर्देश दे सकेगी। अब यानी कि राज्य सरकार किसी कारखाने के लिए उसके प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था और उसके प्रॉपर टेम्परेचर कि ये टेम्परेचर कम से कम उत्पाद करें और उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए कानून बना सकती है और उन्हें आदेश दे सकती है। यदि मुख्य निरीक्षक को यह प्रतीत होता है, यदि जो चेक या इंस्पेक्शन करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, कि अगर वो देखते हैं कि किसी कारखाने में अत्यधिक तापमान का जनरेशन हो रहा है, तो उन्हें निर्देश देकर उसके उपयोगों को उन्हें बताकर वो उस टेम्परेचर को कम करा सकते हैं और उन्हें यह पूर्ण अधिकार है। अब हम बात करते हैं धूल या धूम। प्रत्येक कारखाने में जिसमें वहाँ पर चलाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया के कारण कोई धूल या धूम या अन्य उपद्रव जो इस प्रकार का है, इतना हो सकेगा जहाँ के नियोजित कर्मचारियों के लिए क्षतिकारक या संतापकारी होना संभाव्य हो तथा वर्तमान मात्रा में कोई धूल निकलती हो, किसी काम करने के कमरे में उसके अंतःश्वसन और संचयन को रोकने के लिए प्रभावपूर्ण उपाय किए जाएंगे। यदि इस प्रयोजन के लिए कोई निष्कासक साधन आवश्यक हो, तो उसे धूल धूम देखिए, सीधी भाषा में अगर बात करें कि अगर किसी कारखाने में कोई ऐसा काम हो रहा है जहाँ माइनर धूल या धूम के कण जहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसके निष्कासन के लिए प्रॉपर व्यवस्था और वो बाहर हवा में डायरेक्टली जाकर और लोगों को पॉल्यूटेड ना करे या हार्म ना करे, उसकी भी एक उचित व्यवस्था कराई जाए। किसी कारखाने में यदि स्थायी अंतर्दहन इंजन, यानी अब देखिए अब बात आती है अंतर्दहन इंजन की, जिसमें से कार्बन के बारीक बारीक महीन कण जो उत्पन्न होते हैं, आपने देखे होंगे कई जगहों पे, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो जो है अपनी तरफ आने वाले कार्बन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें वहीं के वहीं अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं और सिर्फ धुएं को ही बाहर जाने देते हैं, जिससे कार्बन जो है वहीं कलेक्ट होता रहता है और बाहरी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता। कृत्रिम नमीकरण।